ठीक है, कोमल शुरू करो। Okay, sir. Hello, everyone. Myself, Komal Bhatti, MSc final year, and my topic is organometallic reagent. Introduction. ऑर्गेनोमेटल रिएजेंट जैसे नाम से पता चल रहा है, ऑर्गेनो मतलब कार्बन और मेटल मतलब मेटल, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल जो भी होती है वो पीरियोडिक टेबल में कार्बन के राइट साइड होती है, मतलब जितनी भी ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन। तो कार्बन और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है इसमें कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव और मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा होती है। इसी वजह से जो ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड की जो कार्बन होती है वो बिहेव करती है एज ए न्यूक्लियोफाइल और किसी भी रिएक्शन के इलेक्ट्रोफाइल पार्ट पे जाके अटैक करती है। कार्बन एज ए बेस भी बिहेव कर सकती है, डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन देखने के लिए हम कार्बन के दो बिहेवियर के बारे में देख सकते हैं कि एक तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और दूसरा वो बिहेव करेगा एज ए बेस। यहाँ मैंने एक रिएक्शन लिखी है, बेस बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने ले रखा है, जब इसकी रिएक्शन होगी तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो वैसे भी एसिडिक होता है, हाइड्रोजन देने के लिए पहले से वो बैठा तैयार है, और जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कार्बन रिएक्ट करेगी इसके साथ तो एज ए बेस बिहेव करेगी और उसका प्रोटॉन है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगी। और सेकंड रिएक्शन है कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। कीटोन में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का जो कार्बन है वो बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और कार्बोनिल कार्बन के का जो कार्बन है जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पे जाके अटैक करेगा। ऑर्गेनोमेटेलिक रीजन जो मैंने अपने टॉपिक में इंक्लूड किए हैं वो है फर्स्ट है ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। सबसे कॉमन जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है दैट इज ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। प्रिपरेशन एल्किल हैलाइड के साथ मैग्नीशियम की सीधी ईथर के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाने पे RMgX बन जाता है। RMgX जो होता है वो सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम में रहता है विद R2MgX, R2Mg एंड MgX2। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन होगी वो होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, reaction with compound containing acidic hydrogen. As we know that organometallic compound as a base और as a nucleophile दोनों तरह से रिएक्ट कर सकता है। तो पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। जितने भी कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उनके साथ रिएक्शन करके एल्कीन बना देता है। ये जो रिएक्शन है अगर इसमें मैं RMgX में R की जगह अगर मैं मेथिल लूं तो बाई प्रोडक्ट मेरा मेथेन बनेगा। ये जो मेथेन इस रिएक्शन में इवॉल्व हो रही है उसके बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमने जो कंपाउंड रिएक्शन के लिए लिया था उसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। इस मेथड को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेशन। ये एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का पता लगाने के लिए यूजफुल होती है। सेकंड होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करने पर अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। अगर मैं बात करूं फॉर्मेल्डिहाइड की, तो कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन है जो ऑक्सीजन से अटैच है वो है इलेक्ट्रोफाइल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जाके उस पर अटैक करता है और प्राइमरी अल्कोहल बना देता है। ये जो रिएक्शन हम 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। अब कौन सा अल्कोहल बनेगा वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड ले रखा है। मेनली अगर एल्डिहाइड में अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो कार्बन के पास एक सीधा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक कोई भी एल्किल ग्रुप RMgX से आ जाएगा तो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होगा।
अगर मैं कीटोन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी अदर एल्डिहाइड की बात करूँ तो एक एल्किल ग्रुप में उसमें पहले से प्रेजेंट है, एक हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ जाएगा तो सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होगा। कीटोन की अगर बात करें तो कीटोन में 2 एल्किल ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, एक हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले जाएगा तो कीटोन से टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो स्टेरिक सेंसिटिव होता है। मतलब अगर हम इसे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तब अगर वो कार्बोनिल कार्बन के अराउंड अगर बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल आके उस पर इतनी इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। बल्की होने से न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन को अप्रोच नहीं कर पाएगा, इसीलिए अगर कंपाउंड बल्की है तब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। इसको ओवरकम करने का मेथड ये भी है कि अगर हमें हमारा रिएजेंट बल्की है, हमें उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवानी है, तब हम क्या कर सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खुद भी बल्की ले ले। खुद बल्की होगा तब क्या होगा, तब जो ग्रिग्नार्ड होगा हमारा उसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मिलेगा और यहाँ मैंने लिखा है एस पे CH2 उससे इलेक्ट्रॉन देगा और एल्कीन बना देगा। ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा H- के फॉर्म में ये अब रिएक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब कंपाउंड बल्की है, न्यूक्लियोफाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो उस पे अटैक नहीं कर सकता, लेकिन हाइड्रोजन खुद कितना छोटा एटम है वो जाके कार्बोनिल कंपाउंड को इजीली अप्रोच कर देगा, प्रोडक्ट यानी फॉर्म हो जाएगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन। कंपाउंड में दो तरीके की ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जाके अटैक कर सकता है। पहला कार्बोनिल और दूसरा एल्किन वाला कार्बन। रिएक्शन कहाँ पे होगी ये डिपेंड करता है हमारे न्यूक्लियोफाइल पे। एक होता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, एक होता है हार्ड न्यूक्लियोफाइल। सॉफ्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जिसका साइज बड़ा हो और हार्ड जिसका साइज छोटा हो। मैग्नीशियम जैसे हम देखते हैं कॉपर और मैग्नीशियम का साइज कॉपर के कंपैरिजन में छोटा होता है, तो मैग्नीशियम इज ए हार्ड न्यूक्लियोफाइल। कॉपर का साइज मैग्नीशियम से कंपैरेटिवली बड़ा होता है, तो कॉपर इज ए सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। जितने भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है वो करते हैं 1,4 एडिशन और जितने भी हार्ड न्यूक्लियोफाइल है वो करेंगे 1,2 एडिशन। 1,2 एडिशन मतलब कार्बोनिल कार्बन पे जाके वो अटैक करेंगे, एल्कीन वाले कार्बन पे अटैक नहीं करेंगे। कार्बोनिल कार्बन पे जाके अटैक करेंगे तो बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक करेगा, ये जहां पॉजिटिव चार्ज आएगा वहां पे आके मेथिल अटैक करेगा और फिर हाइड्रोलाइसिस के बाद हमारा अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे 1,2 एडिशन के बाद प्रोडक्ट बन रहा है। एक साइड दूसरी तरफ मैंने दिखा रखा है, यहाँ भी मैंने मेथिल मैग्नीशियम रिएजेंट ले रखा है, लेकिन मैंने यहाँ रिएक्शन मिक्सचर में कॉपर डाल दिया। कॉपर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, हमें पता है। कॉपर मैग्नीशियम को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को 1,2 एडिशन करने नहीं देगा। इसकी वजह से अब हमारे रिएजेंट पे 1,4 एडिशन होगा। 1,4 एडिशन होगा तब एल्कीन वाले कार्बन पे जाके मेथिल अटैक करेगा और फिर मेथिल अटैक करेगा, फिर अल्कोहल बन जाएगा। फिर अल्कोहल का हाइड्रोजन वापस इलेक्ट्रॉन देगा रिंग में और फिर रीअरेंजमेंट के बाद वापस 1,4 सॉरी वर्कअप के बाद वापस 1,4 एडिशन से प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर मैंने रिएजेंट थोड़े ज्यादा डाले हैं, हर एक रिएक्शन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इसलिए सेकंड की बात करते हैं। एल्किल लिथियम की प्रिपरेशन भी सेम है। एल्किल हैलाइड के साथ लिथियम रिएक्ट करेगा और एल्किल लिथियम बनाएगा। एल्किल लिथियम की सबसे फेमस मोस्ट कॉमन रिएक्शन होती है दैट इज मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। जब जिस फॉर एग्जांपल हम ब्यूटी लिथियम लेते हैं, जब ब्यूटी लिथियम फेनिल, यहाँ पे मैंने फेनिल ब्रोमाइड ले रखा है। ब्यूटी लिथियम में का फॉर्मूला होता है CH3CH2CH2Li, यानी Li जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो पार्शियली नेगेटिव एक तरीके से कार्बन आयन है। और कार्बन आयन कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइज। हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, इसीलिए इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो क्या करता है, स्टेबिलिटी चाहता है। तब क्या
स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, ये जो ब्रोमीन है, जो हमारी फेनिल ग्रुप पे लगा हुआ है, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगी Br+ के फॉर्म में। ये जो Br+ है, ये ब्यूटिल के साथ रिएक्शन करके ब्यूटिल ब्रोमाइड बना देगी। अब वो स्टेबल हो गया है। अब वहाँ पे कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 9 नहीं रह गया है और हमारी रिंग पे जो नेगेटिव चार्ज आया है, उसको स्टेबलाइज कर देगा लिथियम। फिर आती है रिएक्शन, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। सेम वही रिएक्शन है, प्राइमरी अल्कोहल कब बनेगा, सेकेंडरी, टर्सरी, डिपेंड करता है कि कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड हमने ले रखा है। फिर एल्किल लिथियम का एक एडवांटेज है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के से भी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब जब स्टेरिक सेंसिटिव होता है, तो जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, वहां पे वो रिएक्शन देने में फेल हो जाता है, लेकिन एल्किल लिथियम में ऐसा नहीं होता। एल्किल लिथियम स्टेरिक सेंसिटिव नहीं होता, ये बल्कि कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन करके प्रोडक्ट दे देता है, इसीलिए एल्किल लिथियम को सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। लिथियम भी हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे इसकी रिएक्शन होगी, तब ये भी 1-2 एडिशन करेगा और कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन है उस पे जाके अटैक करेगा, 1-2 एडिशन करेगा। फिर आती है ट्रांसमेटलेशन रिएक्शन। ट्रांसमेटलेशन का मतलब है कि मेटल एक दूसरे को एक्सचेंज कर रही है, मतलब एक मेटल को दूसरी मेटल रिप्लेस करती है। इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है कि ये रिएक्शन क्यों हो रही है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, जहाँ पे मैंने टिन का और कार्बन का बॉन्ड दिखा रखा है। हमें पता है टिन का साइज कार्बन से बहुत ज्यादा होता है, तो कार्बन और टिन बॉन्ड जो है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कार्बन टिन के कंपैरिजन में अगर यहाँ पे मैं कार्बन लिथियम का बॉन्ड बना दूं, यानी अगर इस टिन को लिथियम रिप्लेस कर दे, तो लिथियम का बॉन्ड कार्बन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसीलिए जब इसकी ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो ट्रांसमेटलेशन हो जाता है, यानी दोनों मेटल एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेती है और फिर कार्बन लिथियम का बॉन्ड बन जाता है। अब ये एक बन गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अब पहले के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। अब कार्बन लिथियम का बॉन्ड है, कार्बन पे नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव है, यानी कार्बन विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब इस पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर देगा और फिर इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। फोर्थ स्पेसिफिक रिएक्शन होती है एल्किल लिथियम की, दैट इज ऑर्थोलिथिएशन रिएक्शन। ऑर्थोलिथिएशन इस रिएक्शन में क्या होता है, चिलेशन होती है। चिलेशन का मतलब, चिलेशन एक तरीके की चिलेशन एक तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जिसमें कोई भी आयन या मॉलिक्यूल जो है वो मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है, एक तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम कह सकते हैं। तो ये चिलेशन रिएक्शन एल्किल लिथियम कब देंगे, जब हमारी जो फेनिल रिंग है उस पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। यहाँ में मैंने एग्जांपल दे रखा है, बेंजीन के ऊपर मैंने OMe लगा रखा है। ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये लिथियम के साथ चिलेशन करेगा, ब्यूटिल लिथियम के साथ चिलेशन करेगा, तो फिर फेनिल रिंग पे जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है, वो उसके वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और ब्यूटिल के साथ ब्यूटेन की फॉर्म में निकल जाएगा, और जहां से हाइड्रोजन निकला है वहां पे आके लिथियम जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन में भी वही है, ब्यूटिल लिथियम के कंपैरिजन में ब्यूटेन ज्यादा स्टेबल है, वहां पे कार्बन 9 स्टेबल नहीं होता, इसीलिए ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। अब सेकंड एग्जांपल मैंने ऐसा भी दिखा रखा है, जहाँ पे हम ऐसे भी रिएक्शन करवा सकते हैं कि चिलेशन ना हो, यानी हमारा जो ब्यूटिल लिथियम है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ चिलेशन ना हो। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन मीडियम में हम ऐसा कोई भी कंपाउंड डाल सकते हैं जो लिथियम के साथ चिलेशन कर लेगा। अब यहाँ पे मैंने टमेडा लिखा है, टमेडा इज ट्राइमेथिल एथिलीन डाइमीन। डाइमीन 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है इधर, ये दोनों नाइट्रोजन तैयार है लिथियम के साथ चिलेशन करने के लिए, तो लिथियम यहाँ चिलेशन में बिजी हो गया है। अब ये लिथियम इस OMe फेनिल रिंग पे जो OMe लगा है उस पे चिलेशन नहीं करेगा, तब ब्यूटिल लिथियम, अब ये ब्यूटिल लिथियम है, इस पे अब ये ब्यूटिल लिथियम एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा तो कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, वो डिपेंड करता है कि
हाँ, कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है। फ्लोरीन के पास वाला जो हाइड्रोजन मैंने शो कर रखा है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ से जैसे ही H+ निकलेगा तब नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा फ्लोरीन -I लगा के, इसीलिए यहाँ ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे लिथियम आके अटैक करेगा। सेम इस कीटीन के साथ रिएक्शन देगा, सेम वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह ये भी कार्बोनिल कंपाउंड बना देगा। फिर थर्ड ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट मैंने डाला है ऑर्गेनो पैलेडियम कॉम्प्लेक्स। पैलेडियम की जितनी भी रिएक्शन होती है वो या तो पैलेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला शो करता है या फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला शो करता है। पैलेडियम की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सबसे कॉमन एग्जांपल है ट्राइफेनिल फास्फिन पैलेडियम। सर मेरी आवाज आ रही ना? हाँ बिल्कुल साफ आ रही है, कंटिन्यू। ओके सर। ये जो ट्राइफेनिल फास्फिन पैलेडियम है इस पे क्या है, इसमें ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, यानी टोटल ये इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। पैलेडियम 0 वाला कॉम्प्लेक्स वो फॉर्म होता है इसी पैलेडियम 2+ वाले कॉम्प्लेक्स के रिडक्शन से। ये जो ऑर्गेनो पैलेडियम कॉम्प्लेक्स की सबसे कॉमन रिएक्शन होती है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, हम दो एल्किल ग्रुप कोई भी ऐसे दो स्पीसीज ले लेंगे, बाद में वो कंबाइन करके RR बॉन्ड बना देंगे, मतलब कपलिंग हो जाएगी। यहाँ मैंने दिखा भी रखा है RM प्लस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पैलेडियम के प्रेजेंस में करवाएंगे तब RR बन रहा है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए जो हम पैलेडियम का जो कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं वो है ट्राइफेनिल फास्फिन पैलेडियम। पैलेडियम ये हमें पता है 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, टोटली स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए ये नहीं चाहता कि रिएक्शन करे। ऊपर से इतना बल्कि है, बल्कि कैसे एक फास्फोरस के ऊपर तीन फेनिल ग्रुप लगे हैं और हमारे पास है 4 फेनिल फास्फिन ग्रुप। इसलिए क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन का ड्राइविंग भी ये है कि ये डिसोसिएट हो जाता है और फिर फास्फिन के 2 ग्रुप डिसोसिएट होकर बाहर निकल जाते हैं और फिर हमें जो स्पीशीज मिलेगी वो होगी 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, कंपैरेटिवली रिएक्टिव भी होगी और उसमें बल्कि कम होगा। हाँ फिनिश करो अब कोमल। ओके सर, बस ये मैकेनिज्म बता देती हूँ। इस रिएक्शन की ये रिएक्शन कैसे होती है, फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन मतलब लिगेंड आके मतलब लिगेंड का एडिशन होगा, उस जैसे ही लिगेंड का एडिशन होगा तब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाएगी। पैलेडियम की यहाँ हमें पता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन जैसे ही एल्किल हैलाइड का एल्किल और हेलोजन आके जब इस पे एडिशन करेगा तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं रहेगी। सेकेंड स्टेप होता है ट्रांसमेटलेशन वही एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देती है। यहाँ पे पहले RM का बॉन्ड था, फिर मेटल हेलोजन के साथ रिएक्शन कर लेगी और ये R जाके पैलेडियम पे लग जाएगा। थर्ड स्टेप होता है रेडक्टिव एलिमिनेशन। रेडक्टिव एलिमिनेशन ऑक्सीडेटिव एलिमिनेशन का इनवर्स प्रोसेस है, वहां पे लिगेंड आके जुड़ते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे जो भी लिगेंड होंगे वो निकलेंगे और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगी। जैसे यहाँ मैंने शो कर रखा है एरो से, दोनों RR ग्रुप है, दोनों रेडक्टिव एलिमिनेशन से बाहर निकलेंगे और फिर जाके बॉन्ड बना लेंगे और फिर RR बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में अगर मैं पैलेडियम के साथ अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लूं तब रिएक्शन पूरी सेम रहेगी, लेकिन जो ऑक्सीडेटिव एडिशन वाले प्रोसेस थी उसमें R और X के साथ साथ CO भी आके जुड़ जाएगी, तब हमारा ये वाला फॉर्म होगा। फिर CO में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड इधर ब्रेक करेंगे हम, तब ये जो पैलेडियम पे जो R ग्रुप लगा है इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हो जाएगा। माइग्रेशन के बाद हमें COR मिलेगा और फिर लास्ट में वापस वही रिएक्शन रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद COR और R का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। उसमें RR बॉन्ड बनता है, इसमें RCOR बनता है, ये इसका रीजन है, इसमें CO ग्रुप ऐड हो जाता है। ओके सर, थैंक यू।
हाँ, थैंक यू कोमल, वेरी नाइस एक्सप्लेन सारी चीजें और काफी अच्छा प्रेजेंटेशन था। Thank मेन you, sir. चीज जो एक अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो भी दिखा, सब चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं, धारा प्रवाह जिसको हम लोग कहते हैं। Thank you, sir. और छोटी सी जो एक कमी मेरे को लगी, अगर इसमें पेन ले लेते और थोड़ा सा सर उसको ये पता रहता है कि सर कहाँ वो पर किस चीज का डिस्कस कर रहे हैं। सॉरी सर, वो सॉफ्टवेयर मेरे फोन पे में काम नहीं कर रहा था। अच्छा, चलो कोई नहीं। ओवरऑल प्रेजेंटेशन वाज नाइस, वेरी गुड प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। रमेश जी, रमेश जी लाइन पे हैं क्या? विनोद जी, अग्रवाल जी? हाँ सर, बढ़िया हाँ। है, अच्छा है इसका। हाँ, अच्छा एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छा हाँ, प्रेजेंटेशन बहुत था अच्छा, सर। हाँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट अनीता रेडी है क्या? यस सर। हाँ, स्क्रीन शेयर करो अपना। सर स्क्रीन दिख रही क्या? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। Okay, sir. Good afternoon, everyone. My name is Anita. My seminar topic is UV spectroscopy. UV spectroscopy को हम मेन पर्पस ये होता है कि क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन ऑफ एनालिटिक। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यदि किसी एनएमआर को सब्सटेंस से पास आउट किया जाता है तो उसकी रेडिएशन की वेवलेंथ में ऑब्जर्वेशन हो जाता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, इसलिए और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी रेंज 200 से 800 नैनोमीटर होती है और विजिबल रेंज 400 से 800 नैनोमीटर होती है। अब इसका मेन प्रिंसिपल एब्जॉर्बिशन पर आधारित है, तो अब एब्जॉर्बिशन लॉ पढ़ेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, लेमेट लॉ और बियर लेमेट लॉ। फर्स्ट लॉ है लेमेट लॉ। इसमें यदि किसी होमोजेनियस एब्जॉर्बिंग मीडियम से मोनोक्रोमेटिक लाइट पास आउट करवाते हैं तो उसकी विकिरण में हुई कमी अब्जॉर्बिंग मीडियम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। लेमेट लॉ से हम ये रिजल्ट पाते हैं कि जितनी ज्यादा मोटाई होगी उतना ही ज्यादा अवशोषक होगा। यहाँ पर आई है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट और ये है एब्जॉर्बेशन कोएफिशिएंट। आगे है बियर लेमेट लॉ। बियर लेमेट लॉ में ये सॉल्यूशनों के लिए दिया गया था और इसे हमें लेमेट लॉ से समझ सकते हैं। लेमेट लॉ में सिर्फ एक्स पर निर्भर कर रहा था, लेकिन इसमें सॉल्यूशन होने की वजह से ये सांद्रता पर भी निर्भर करेगा। इसलिए विकिरणों में हुई कमी सांद्रता और आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होगी। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे के कोफिशिएंट आ जाएगा यहाँ पर और नीचे इंटीग्रेशन करने पर यहाँ से लिमिट हो गई आई नॉट से आई टी और x की लिमिट हो गई x इक्वल टू टी से x इक्वल टू 0। इसको हम सोल्व करते हैं तो नीचे पाते हैं कि जो एप्सिलॉन इक्वल टू k डैश अपॉन में 2.303। यहाँ पर एप्सिलॉन है मोलर एक्साइटेशन कोफिशिएंट और a है एब्जॉर्बेशन। अब नीचे मोलर एक्साइटेशन कोफिशिएंट को डिफाइन किया गया है। इस मोलर एक्साइटेशन कोफिशिएंट होता है कि यदि किसी सांद्र विलयन के 1 ग्राम मोल तथा उसकी 1 सेंटीमीटर लंबाई हो तो उससे विकिरण को पास आउट कराने पर जो ऑब्जर्वेशन होगा वो log I अपॉन में I नोट के इक्वल होगा। ये नीचे भी यही दिया गया है कि यदि 1 ग्राम मोल हो और 1 सेंटीमीटर लंबाई हो तो ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू मोलर एक्साइटेशन कोफिशिएंट। अधिकतम ऑब्जर्वेशन को हम
लेम्डा मैक्सिमम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नीचे है ये इंस्ट्रूमेंट है, इनमें लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट। हेलो हेलो अनीता। इसमें हाँ, ये मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है, एक्सटाइजेशन नहीं, एक्सटिंक्शन। हाँ, प्रोनाउंसिएशन ठीक करो। हाँ, एक्सटेंशन एक्सटिंक्शन, TINC। ओके, एक्सटेंशन नीचे इंस्ट्रूमेंट अपन ये मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट ज्ञात करने के लिए इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। इसमें है लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट डिटेक्टर, एम्पलीफायर, रिकॉर्डिंग डिवाइस। अब ऊपर डायग्राम देखें तो एक सोर्स दिया गया है। इस सोर्स के आगे एक रोटेटिंग डिवाइस लगा होता है जिससे मोनोक्रोमेटिक लाइट प्राप्त होती है, और उसके आगे स्लाइड लगी होती है जिससे और मोनोक्रोमेटिक लाइट एक वर्णी प्रकाश प्राप्त हो सकता है। और फिर आगे दो भागों में बांटा गया है इसको, सैंपल सेल और रेफरेंस सेल। सैंपल सेल से जितनी इंटेंसिटी की लाइट जाएगी उतनी ही इंटेंसिटी की लाइट रेफरेंस सेल से जाएगी। अब जो भी अवशोषण होगा उससे आगे हम अपन ये एम्पलीफिकेशन से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और रिकॉर्डर द्वारा प्राप्त कर हम ज्ञात कर सकते हैं उसका मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। इस सोर्स की जगह यदि हम टंगस्टन फिलामेंट का यूज करते हैं तो हमें विजिबल रीजन प्राप्त होता है, और यदि हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम का यूज करते हैं तो हमें यूवी रीजन प्राप्त होता है। ये आगे मैम ये नीचे ये दिया गया है, बहुत थोड़ी है। और आगे ये है, ये ग्राफ के बारे में पहले बताया गया है। ये ग्राफ में यहाँ पर है एग्जाम एप्सिलॉन मैक्सिमम, यहाँ पर एप्सिलॉन मैक्सिमम है और नीचे है लैम्डा मैक्सिमम। ये किसी भी या ग्राफ या किसी भी घटक के लिए एप्सिलॉन मैक्सिमम का मान निश्चित होता है या कुछ ही मान प्राप्त होते हैं, लेकिन इसकी प्रकृति के आधार पर लैम्डा मैक्सिमम के मान परिवर्तित होते रहते हैं। इसकी 200 से 400 नैनोमीटर तक रेंज होती है। इनके लैम्डा मैक्सिमम के मान इसी बीच पाए जाते हैं। नीचे है टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसको डिफाइन, जब किसी यौगिक के उच्च ऊर्जा वाले यूवी विकिरणों का अवशोषण होता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं जिससे वे उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, इसके लिए बहुत ही उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनमें वे परमाणु जिनमें केवल सिग्मा बंध पाए जाते हैं उनमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण होता है। और इनके एग्जाम ये केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पाए जाते हैं जैसे मेथेन, एथेन। इनके लिए 125 नैनोमीटर और 185 नैनोमीटर मान लैम्डा मैक्सिमम के मान होते हैं। दूसरा है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। जब किसी इसमें है यदि किसी बॉन्ड में यदि किसी सैचुरेटेड कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसी में एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पाया जाता है। इनके एग्जांपल है सैचुरेटेड हैलाइड अल्कोहल। नीचे CH3OH के लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान 147 नैनोमीटर, CH3I के लिए 215 नैनोमीटर। और ये नीचे दिए गए ये जैसे इनके लोन पेयर है एक्स हेलोजन ग्रुप के, तो जैसे ये एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन करता है तो इनके लोन पेयर इनके साथ संयुग्मित हो जाते हैं। संयुग्मित नहीं, ये इनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और एन टू सिग्मा स्टार के लिए आवश्यक ऊर्जा एन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ऊर्जा से कम होती है। अब तीसरा पॉइंट है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इनमें वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें पाई टू पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है। ये अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं जिनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या एरोमेटिक गुण हो। इनके एग्जाम्पल CH2 और इनकी ऊर्जा N टू सिग्मा स्टार। इन संक्रमण की ऊर्जा N टू सिग्मा स्टार से कम लेकिन N टू पाई स्टार से अधिक होती है।
इस पैरा बिंगनी आदर्शीय क्षेत्र में अवशोषण करते हैं। अब फोर्थ नंबर है N2 स्टार ट्रांजिशन। इन यौगिकों में, इन कार्बनिक यौगिकों में पाई बंध तथा लोन पेयर दोनों उपस्थित हों, उनमें N2 स्टार संक्रमण होता है। इस संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान सबसे कम होता है। और नीचे दिया है एग्जाम्पल है इनके अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। अब इनकी एनर्जी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा तो एनर्जी N टू सिग्मा स्टार की, फिर N से सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, और सबसे कम होती है पाई स्टार की। आप फिनिश करो अनीता। ये वुडवर्ड फीजर रूल फॉर कैलकुलेटिंग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इन डाइन। ये नीचे 4 प्रकार के दिए गए हैं, एलिसाइक्लिक, होमो, हेट्रो, एक्सो और एंडो। एलिसाइक्लिक में खुली संरचना होती है, इनकी बेसिक यूनिट बुटाडाइन होती है। होमोएंगुलर में एक ही वलय में संयुग्मन हो रहा हो, यानी 2 द्विबंध पाए जा रहे हो। हेट्रो में होती है 2 अलग अलग वलयों में द्विबंध पाए जा रहे हो। और एक्सो इस समूह के लिए ये बंध एक्सो होता है। और एंडो होता है एक ही वलय के कार्बन से जुड़े अंदर वाले द्विबंध को एंडो कहते हैं। और इसके नीचे रूल फॉर डाइन सिस्टम, इनके लिए फिक्स वैल्यू है। इनके पेरेंट ब्यूटाइन के लिए 217, होमो के लिए 253, और ये नीचे तक ऐसे। और इनके एग्जाम्पल से हम इसको सभी को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है अनीता, बस ठीक है, सफिशिएंट है। ये एग्जाम्पल्स का पोर्शन एक और तुम्हारे किसी साथी ने भी चूज किया हुआ है, तो वो उसको और एक्सप्लेन कर लेगा आगे। ओके सर, हाँ ठीक है, अच्छा प्रयास था। और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत जरूर हुई, लेकिन चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार है, प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। इसीलिए जितने ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा ये धीरे धीरे करके अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन अच्छा प्रयास था। ओके विनोद जी। हाँ सर, वैसे तो इसका ठीक है, थोड़ी तैयारी करके देती तो और भी अच्छा होता है इसका। नेक्स्ट पूजा शर्मा का है। यस सर। हाँ स्टार्ट करो, शेयर करो स्क्रीन। ओके सर। गुड आफ्टरनून, मैं पूजा शर्मा एमएससी फाइनल ईयर से। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। न्यूक्लिक एसिड एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड है जिसकी खोज सबसे पहले मिस्चर ने की थी और उसने इसे न्यूक्लिन नाम दिया, और बाद में अल्टमान नाम के वैज्ञानिक ने इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। अब न्यूक्लिक एसिड है ना, वो एक जेनेटिक कंपाउंड होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करेगा। अब हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड है वो बहुत सारी मोनोमर न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनेगा, तो इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड के मिलने से बनेगा। अब न्यूक्लियोसाइड है उसके अंदर भी 2 स्ट्रक्चर पाई जाएगी, पहली तो सुगर और दूसरी होगी नाइट्रोजनी बेस। अब सुगर भी 2 टाइप की पाई जाती है, पहली राइबोज और दूसरी डीऑक्सीराइबोज, और नाइट्रोजनी बेस है वो भी 2 टाइप के होंगे, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। अब हम सबसे पहले सुगर की स्ट्रक्चर देखेंगे। जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें 2 टाइप की सुगर पाई जाएगी, दोनों ही क्या है, पेंटोस सुगर होगी। एक तो होगी राइबोज सुगर और दूसरी डीऑक्सीराइबोज सुगर। जो राइबोज सुगर है वो आरएनए में पाई जाएगी और डीऑक्सीराइबोज सुगर डीएनए में। वैसे तो दिखने में ये सुगर एकदम एक जैसी होंगी, बस इनमें इतना ही अंतर होगा कि 2 नंबर कार्बन है ना, उसमें डीऑक्सीराइबोज में तो 1 ऑक्सीजन कम होगा और राइबोज में 1 ऑक्सीजन ज्यादा होगा।
और ये सुगर आगे, सुगर का 3 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन फॉस्फेट ग्रुप से आगे बॉन्ड बनाएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब दूसरा इसमें होता है न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड में पाया जाएगा H3PO4 और एक फॉस्फेट ग्रुप है वो 2 सुगर से बॉन्ड बना सकता है, एक सुगर के 5 डैश कार्बन पे और दूसरी सुगर के 3 डैश कार्बन पे। अब तीसरा पाया जाएगा इसमें नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजनी बेस है वो हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो ये भी 2 टाइप के होंगे, पहला पिरिमिडीन और दूसरा प्यूरिन। पिरिमिडीन वैसे तो बेंजीन की तरह 6 मेंबर रिंग ही होगी, जैसे इसमें भी 6 ही सदस्य होंगे, लेकिन इसमें ना जो 1 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन, जो भी पिरिमिडीन होंगे उनके 1 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन पे नाइट्रोजन पाया जाएगा। और जो पिरिमिडीन है वो भी 3 टाइप की होगी, जिनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। सबके अंदर 1 नंबर और 3 नंबर कार्बन पे नाइट्रोजन तो होगा ही होगा, लेकिन जो साइटोसिन है उसमें एक 4 नंबर कार्बन पे NH2 ग्रुप और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा। और जो थाइमिन है उसके अंदर 2 तो ऑक्सीजन जुड़े होंगे और एक CH3 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। और जो यूरेसिल है उसके अंदर 2 तो ऑक्सीजन जुड़े हुए होंगे, बाकी इन तीनों की स्ट्रक्चर में 1 नंबर और 3 नंबर कार्बन पे नाइट्रोजन जुड़ा होगा, तीनों ही 6 मेंबर रिंग है। अब इसके बाद में हम देखेंगे प्यूरिन्स। प्यूरिन्स है वो भी है ना एकदम, जिनके अंदर एक रिंग तो ना पिरिमिडीन के जैसी ही होगी, जिसमें 1 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन पे नाइट्रोजन जुड़ा होगा, लेकिन इसके साथ में एक इमिडाजोल वलय जुड़ जाएगी। और इसमें क्या होगा, ये इमिडाजोल वलय है ना, ये 4 और 5 नंबर कार्बन पे जुड़ेगी, जैसे 1 नंबर पे नाइट्रोजन, 2 पे CH, 3 पे ये नाइट्रोजन, 4 और 5 पे इमिडाजोल वलय जुड़ गई। और इसमें इमिडाजोल वलय के अंदर भी 7 नंबर और 9 नंबर कार्बन की जगह नाइट्रोजन जुड़ेगा। अब ये जो इसके अंदर भी 2 टाइप के होंगे प्यूरिन्स भी, एडिनिन और ग्वानिन। जो एडिनिन है इसके अंदर तो एक NH2 ग्रुप पाया जाएगा बस, और जो ग्वानिन है उसके अंदर सिर्फ इतना ही एक्स्ट्रा होगा कि एक OH ग्रुप और पाया जाएगा, बाकी ये दोनों भी लगभग एक जैसी होगी। अब हम आगे देखेंगे कि राइबोस सुगर और नाइट्रोजनी बेस, इन दोनों ने तो मिलके बना लिया न्यूक्लियोसाइड, और जैसे ही इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ तो न्यूक्लियोटाइड बन गया। और ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके बना लेंगे न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड बना है तो इसे बनाने के लिए, इसकी स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ बॉन्ड तो होंगे ही, तभी तो ये स्टेबल है। तो इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड में 3 टाइप के बॉन्ड पाए जाएंगे। पहला बॉन्ड बनेगा फॉस्फेट ग्रुप और सुगर के बीच। अब फॉस्फेट ग्रुप और सुगर के बीच, अब एक फॉस्फेट है ना वो 2 सुगर के साथ बॉन्ड बना सकता है, जैसे इसने ऊपर एक पेंटोस सुगर के साथ 3 डैश कार्बन पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कार्बन पे, और दूसरी सुगर के साथ 5 नंबर कार्बन पे। इसके फॉस्फेट ग्रुप के 2 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकते हैं 2 सुगर के साथ अकेले के। तो और ये जो बॉन्ड बनेंगे ना सुगर और इसके बीच में, ये होंगे फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। अब इसके बाद दूसरा बॉन्ड बनेगा डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजन बेस के बीच। अब देखो नाइट्रोजन बेस में हमने पढ़ा था पिरिमिडीन और प्यूरिन, तो सुगर है, सुगर का जो 1 नंबर कार्बन होगा वो प्यूरिन या पिरिमिडीन के नाइट्रोजन के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन बेस और सुगर के बीच हमेशा ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। अब तीसरा बॉन्ड बनता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच। अब देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, अब इनकी 2 चेन बनेगी, जैसे पहली चेन तो ये है और दूसरी चेन ये है। अब ये दोनों चेन आपस में जुड़ेगी ना तो वो हमेशा ही हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगी, और इस बॉन्ड में ये फिक्स होगा कि प्यूरिन तो हमेशा पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगी और पिरिमिडीन है वो प्यूरिन के साथ। कभी भी प्यूरिन या पिरिमिडीन बॉन्ड नहीं बनेगा। और इसमें भी फिक्स होता है कि एडिनिन है वो थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। कभी भी साइटोसिन एडिनिन या फिर ग्वानिन एडिनिन या थाइमिन एडिनिन ये बॉन्ड
थाइमिन ग्वानिन ये बॉन्ड नहीं बनेंगे। इसमें भी स्पेसिफिक होता है कि एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी। अब इससे हमने देखा कि पूरी न्यूक्लियोटाइड की संरचना में एक पेंटोस सुगर और नाइट्रोजनी बेस ने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ के न्यूक्लियोसाइड बना लिया और इस न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ते ही न्यूक्लियोटाइड बन गया और इस न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी इकाइयों ने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ के पूरा न्यूक्लिक एसिड बना दिया। अब हमें देखना है न्यूक्लिक एसिड के टाइप। न्यूक्लिक एसिड है वो 2 टाइप का होगा, पहला डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए के अंदर क्या होगा कि सुगर और फॉस्फेट ग्रुप अल्टरनेट क्रम में पाए जाएंगे, जैसे कि पहले सुगर आ गया, फिर फॉस्फेट ग्रुप, फिर वापस सुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप। और ये एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जैसे ये तो इसकी पहली हेलिक्स हो गई, ये सेकंड। और ये जो दोनों हेलिक्स है इसकी, इनमें जैसे ये 5' to 3' है ना, तो दूसरी 3' to 5' होगी, दोनों एक दूसरे की अपोजिट होगी। और इसकी जो दोनों हेलिक्स है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगी। एडेनिन जुड़ेगी थाइमिन से डबल बॉन्ड से, ग्वानिन जुड़ेगी साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से, और ऐसे ही आगे जुड़ेंगे ये। अब डीएनए की जो एक हेलिक्स है उसका डायमीटर होगा 20 एंगस्ट्रॉम। इसका जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉम होगा। और जो ना इसमें कुंडलन पाया जाएगा, एक कुंडलन की लंबाई होगी 34 एंगस्ट्रॉम। और इस कुंडलन में क्या है, नाइट्रोजनी बेस है, तो नाइट्रोजनी बेस है उनके बीच की दूरी होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो अब हमने देखा कि 34/3.4, तो एक में टोटल कितनी आ जाएंगे, 10 नाइट्रोजनी बेस आ जाएंगे। डीएनए का जो एक कुंडलन है उसमें 10 नाइट्रोजनी बेस आएंगे। अब हमें देखना है आरएनए। आरएनए वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, इसकी खोज की थी बोरान्स और फ्लूजन ने। अब आरएनए और डीएनए में क्या अंतर होगा कि डीएनए के अंदर तो जहां डीऑक्सीराइबोस शुगर थी वहां आरएनए के अंदर राइबोस शुगर होगी, और डीएनए में जो थाइमिन था उसकी जगह आरएनए में यूरेसिल होगा। और आरएनए की स्ट्रक्चर वैसे जनरली तो ना सिंगल स्ट्रैंड होती है, लेकिन बीच बीच में आरएनए कभी कभी कुंडलन बना लेता है अपने आप ही कुंडलित होके, और इसके नाइट्रोजनी बेस आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये जो कुंडलन होता है आरएनए में, इसे हम सेकेंडरी आरएनए बोलेंगे, और जो सीधी रेखीय संरचना है उसे प्राइमरी आरएनए। और ना एक वो राइनो वायरस है, वो अपवाद भी है क्योंकि उसमें डबल स्ट्रैंड पाया जाता है सिंगल की जगह। अब हमें देखने हैं न्यूक्लिक एसिड के यूजेज। न्यूक्लिक एसिड है वो सबसे पहला यूज तो यही होगा कि ये सभी जीव वायरस सब में पाया जाएगा, क्योंकि यही तो मेन जेनेटिक मटेरियल है, और ये ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करेगा। तो अगर ये नहीं होता तो शायद आज हमारा अस्तित्व ही नहीं होता, किसी भी पीढ़ी के अस्तित्व को बनाए रखेगा। और दूसरा होगा कि सबका डीएनए स्पेसिफिक है, जैसे मेरा डीएनए है तो मेरा स्पेसिफिक होगा, अगर मैंने किसी चीज को छुआ तो वहां से मेरे फिंगरप्रिंट लेके कोई भी पता लगा सकता है कि इसको किसने छुआ। और तो इससे ना अपराधियों की पहचान की जा सकती है, किसी के ऐसे पैतृक गुणों का, वारिस का पता लगाया जा सकता है। तीसरा, जैसे पुनर्योगज डीएनए, आजकल तो बहुत सारी टेक्निक चली है, पुनर्योगज डीएनए है, उससे हम कोई भी वांछित लक्षण एक पीढ़ी से या एक पेड़ से दूसरे पेड़ में ही करा दिया हमने ट्रांसफर, तो अच्छे फल वाले या अच्छे गुणों वाले पेड़ प्राप्त हो सकते हैं। तीसरा क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए में अनेक इंजेक्शन तैयार किए जाते हैं। अब सबसे ज्यादा तो कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस में भी ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इसी के आधार पे तो हमारे वो वैक्सीन लग रही है। बायोटेक्नोलॉजी ने इससे इंजेक्शन बना के वैक्सीन तैयार की है। अब प्रोटीन सिंथेसिस है, तो डीएनए के बिना प्रोटीन सिंथेसिस तो हो ही नहीं सकता, सबसे जरूरी डीएनए ही है प्रोटीन सिंथेसिस में, और मैसेंजर आरएनए सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर करेगा। थैंक यू। बहुत अच्छा। वेरी गुड। थैंक यू सर। हाँ विनोद जी, कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर, बहुत अच्छा दिया इसने, और अच्छा है बहुत।
वेरी गुड पूजा, वेल एक्सप्लेन। और पूजा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया जो है, और स्क्रीन इसकी जो शेयर कर रही थी ना बहुत क्लियर थी जो है, और सब्जेक्ट पे इसका कमांड था जो है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। थैंक यू सर। ओके, मेन चीज क्या होता है कि प्रेजेंटेशन ही मेन होता है। सब लोग ये ध्यान रखें कि टॉपिक क्या है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। टॉपिक अगर नीरस भी है लेकिन अगर प्रेजेंटेशन अच्छा है तो कितना भी कठिन टॉपिक हो तो वो समझ में आ जाता है। कुछ कुछ मेरे भी समझ में आया, जबकि ये काफी हार्ड टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड का, लेकिन मुझे भी समझ में आया। तो इसलिए प्रेजेंटेशन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, और उसके कंटेंट्स चाहे कितने भी हार्ड हों, लेकिन अगर उसको आसान से शब्दों में समझाया जाए आसानी से तो किसी के भी समझ में आ सकता है। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, कीप इट अप। कल हमारे पास कल के लिए 3 नाम पहले से मौजूद हैं, साक्षी, निशा और लक्ष्मी। तो कल इन तीनों के साथ मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास अभी नाम नहीं है, तो नेक्स्ट मंडे के लिए मेरे पास नाम भेज दें आप लोग वेल एडवांस में, ताकि हमें पता रहे कि आगे से आगे कौन है और आप लोग भी उसी हिसाब से तैयार रहें। तो मंडे के लिए और ट्यूसडे के लिए मेरे पास नाम आप लोग भेजते रहिए और उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी करते रहिए। ठीक है, आज का प्रेजेंटेशन ओवरऑल अच्छा था, वेल डन। आप लोगों के प्रयास अच्छे हैं, इतना मैंने उम्मीद नहीं किया था, लेकिन उम्मीद से कहीं अच्छा आप लोगों का प्रेजेंटेशन है, और कोमल भाटी का काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो आज की मीटिंग हम लोग यही समाप्त करते हैं। कल 12 बजे, संडे है लेकिन फिर भी कल हम लोग मिलेंगे ताकि अपने सेमिनार के कार्यक्रम को जल्दी से जल्दी फिनिश कर सकें। तो कल 12 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सभी के लिए।